Hello young physics learner, welcome to my class. This is Pavna physics class and today I am going to discuss one very important topic, that is thermal properties of matter. Before that you learn the mechanical properties of matter, which was also very important because you learned about viscosity, that is stress, strain, tension, surface tension and Reynolds number. These terms are very much useful in mechanical properties of matter, that how can we mechanize a matter, okay, like whether it is solid or liquid or gases. So here we will learn about the thermal properties of matter. So I want to share one sentence with you. That sentence is, good physicists have studied under a very fine teacher. Repeating the sentence, good physicists have studied under very fine teachers. This sentence is basically the whole meaning of thermodynamics. And now you will think that what is thermodynamics? So thermodynamics, thermal, that is related to thermal nature, and dynamics means movement. So thermal nature and movement, इन दोनों के combination को हम thermodynamics कहते हैं. It is one of the most important branch of physics. आजकल जो सेंसर आपके कैमरा आते हैं, जो थर्मल कैमराज आते हैं, रेडियो सेंसर कैमरा होते हैं या हीटिंग कैमराज होते हैं, जिनका बेसिकली यूज़ हम सैटेलाइट में करते हैं. प्लैनेट्स में किसी भी अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट की आप जब पिक ले रहे होते हो तो उसमें ज़्यादातर थर्मल स्कैनिंग होती है. और थर्मल स्कैनिंग वर्ड अभी कोरोना टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा यूज़फुल वर्ड पता ही होगा. सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. तो थर्मल है क्या, दैट थर्मल प्रॉपर्टीज़ हम क्यों पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि इट इज़ लिंक्ड विद द हीट एंड टेम्परेचर. The basic term of thermal is linked with the heat and temperature. So आज की क्लास में हम heat और temperature as well as हम एक बहुत ही important property है जिसको हम कहते हैं expansion. Heat की वजह से मैटर में एक्सपेंशन भी होता है, तो वो एक्सपेंशन हम पढ़ेंगे, जिसमें है कैटेगराइज्ड अगर हम करेंगे तो दैट इज़ द लीनियर एक्सपेंशन, सुपरफिशियल एक्सपेंशन एंड वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन. तो ये आज हम अपनी क्लास में पढ़ेंगे. क्लियर? तो चलो स्टार्ट करते हैं पहले हीट एंड टेम्परेचर से. हीट एंड टेम्परेचर, क्या डिफरेंस या क्या सिमिलैरिटी है दोनों में. जब हम हीट की बात करते हैं तो आप छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हो कि हीट इज़ द फ्लोइंग फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव्स अस द सेंसेशन ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस. पढ़ते आ रहे हो. एंड इट इज़ ट्रू कि हीट से हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि हम ये ऑब्जेक्ट टच करें कि नहीं करें, क्योंकि ये एक सेंसेशन देता है कि हम इसको टच कर सकते हैं किसी ऑब्जेक्ट को कि नहीं. अच्छा, हीट कहीं रुकी हुई होती है? हीट क्या रुक सकती है? नहीं, हीट कभी भी रुक नहीं सकती. हीट इज़ अ फ्लोइंग फॉर्म ऑफ एनर्जी. वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करती रहेगी. हमारी बॉडी में स्वेटिंग होती है बिकॉज ऑफ द हीट. क्या यानी आप ये कह सकते हो कि एक थर्मल इक्विलिब्रियम बनाने के लिए हीट का मूवमेंट ज़रूरी है, बिकॉज इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड एनर्जी कैन नॉट बी स्टॉप्ड at one place. Energy cannot be fixed at one place. Energy must flow from one place to other place. तो heat की अगर हम बेसिक डेफिनेशन कहते हैं तो it is a flowing form of energy which gives the thermal equilibrium in between the two bodies. हर दो बॉडीज़ के बीच में थर्मल इक्विलिब्रियम हो जाता है. अब इसको मैं आपको अगर प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से बताऊं तो एक आप हॉट टी अगर लेते हो तो हॉट टी कप थोड़ी देर आप रख दो टेबल पे, क्या होगा, थोड़ी देर बाद वो कोल्ड होने लगेगी. क्या हुआ उसकी हीट में? उसकी हॉटनेस कहाँ चली गई? दैट इज़ ट्रांसफ़र टू द एटमॉस्फेयर. उसकी हीट जो थी यानी वो एनर्जी टी से निकल करके कहाँ पर चली गई? एटमॉस्फेयर में. तो इट इज़ द फ्लोइंग फॉर्म ऑफ एनर्जी. आप जब हॉट फील करते हो तो आप जब एसी में जाओगे या फ़ैन के नीचे बैठते हो तो आपको फिर कूल एंड काम क्यों फील होने लगता है? बिकॉज जो आपका बॉडी का टेम्परेचर था वो बैलेंस हो गया रूम के टेम्परेचर से. ओके, सो दैट इज़ द एनर्जी विच इज़ इन द फ्लोइंग फॉर्म. सो हीट को जब भी हम अगर आइडेंटिफाई करेंगे सो दैट इज़ द फ्लोइंग फॉर्म ऑफ एनर्जी. क्लियर? एंड वी कैन आइडेंटिफाई दैट सम पर्टिकुलर मैटर इज़ हॉट और सम पर्टिकुलर मैटर इज़ कोल्ड ऑन द बेसिस ऑफ हीट प्रेजेंट इनसाइड इट. अब हीट की भी कई सारी फॉर्म होती हैं, लाइक स्पेसिफिक हुई हीट होती है, एक आपकी मोलर हीट कैपेसिटी होती है, ठीक है, और हीट कैपेसिटी होती है. तो हीट की भी बहुत सारी फॉर्म हैं. हीट कभी कभी हिडन फॉर्म में होती है जिसको हम लेटेंट हीट कहते हैं. तो ये सारा भी आप इस चैप्टर में पढ़ोगे बट आफ्टरवर्ड. क्लियर है? तो हीट तो ये है. अब हम टेम्परेचर की बात करें तो व्हाट इज़ टेम्परेचर? सो टेम्परेचर हमें दिखाई दे रहा होता है.
हीट हमें दिखाई नहीं दे रही होती, हीट इज़ द एनर्जी। टेम्परेचर हमें दिखाई दे रहा होता है, हम थर्मोमीटर देखते हैं तो हमें उसमें पता चल जाता है कि हाँ इस पर्टिकुलर बॉडी का टेम्परेचर 90 डिग्री सेल्सियस है, 97 डिग्री सेल्सियस है, 98 डिग्री सेल्सियस है, ये हमें पता चल जाता है। ठीक है, तो वो टेम्परेचर दैट मीन्स इट इज़ द मेजरेबल क्वांटिटी। जो हम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं तो उसको हम देख सकते हैं कि इसकी कितनी वैल्यू है। ठीक है, तो टेम्परेचर इज़ द मेज़रमेंट और डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी, यानी कोई भी बॉडी कितनी हॉट है या कितनी कोल्ड है ये हमें किससे पता चलता है, टेम्परेचर से। एंड टेम्परेचर इज़ अ मेजरेबल क्वांटिटी। और आपको पता है आपने जो फर्स्ट बुक थी आपकी, फर्स्ट बुक के फर्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ा है दैट फंडामेंटल क्वांटिटीज़ में कि टेम्परेचर इज़ ऑल्सो वन ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटीज़, यानी इसको हम बेसिक फार्मूला इसका नहीं बना सकते हैं क्योंकि ये खुद में एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। दैट मीन्स इसकी डिस्कवरी के बाद हमें ये पता चल रहा है कि टेम्परेचर का अपना कोई बेस फार्मूला नहीं है, इसकी वैल्यूज़ हैं बट बेस फार्मूला नहीं है। क्लियर? तो अब टेम्परेचर और हीट दोनों आपको क्लियर हो गए होंगे कि हीट फ्लोइंग फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है। अब हीट में भी पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी होती है। अगर हम कह रहे हैं किसी बॉडी में हीट आ रही है, ठीक है, किसी बॉडी में हीट आ रही है, सो दैट इज़ द प्लस वैल्यू। अब न्यूमेरिकल के टाइम पे ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर हीट अंदर एंटर कर रही है किसी बॉडी में, दिस वन इज़ द बॉडी, तो बॉडी में अगर हीट एंटर करेगी, हीट को हम H से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसमें अगर हीट एंटर करेगी यानी बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ा रही होगी तो ये पॉजिटिव में होगी। अगर इसमें से हीट लिबरेट हो रही है, निकल रही है, तो हीट नेगेटिव में होती है। ठीक है, सो दैट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ दैट साइन ऑफ हीट, बिकॉज एट द टाइम ऑफ न्यूमेरिकल इट विल बी यूजफुल कि आपको पता होना चाहिए हीट अगर बॉडी में एंटर करेगी तो पॉजिटिव है और निकल रही है तो नेगेटिव है। इससे पहले आपने एक चैप्टर पढ़ा था वर्क, एनर्जी एंड पावर। तो जब भी किसी बॉडी पर वर्क किया जाता है W, तो जब वर्क किया जाता है तो वो वर्क नेगेटिव होता है, जबकि बॉडी के थ्रू अगर वर्क हो रहा होता है, वर्क इज़ डन बाय द बॉडी, तो वर्क पॉजिटिव हो जाता है। तो वर्क और हीट एक तरीके से एक दूसरे से रिलेटेड हैं बिकॉज बोथ आर द एनर्जी। वर्क में हम तब करते हैं जब हमें एनर्जी लिबरेट करनी होती है, यानी हम इसको रेसिप्रोकल फॉर्म में भी कह सकते हैं कि अगर हम वर्क कर रहे हैं तो हमारी एनर्जी लिबरेट हो रही है, अगर हम वर्क नहीं कर रहे हैं तो हमें एनर्जी गेन हो रही है उस टाइम पे। तो वर्क एंड एनर्जी आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। क्लियर? देखो वर्क में भी पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी आपने पढ़ी थी, पॉजिटिव वर्क, ज़ीरो वर्क एंड नेगेटिव वर्क। उसी तरीके से हीट में भी एक होता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है न्यूमेरिकल के लिए। तो वर्क और हीट का आप रिलेशन याद रखना, ठीक है। नेगेटिव वर्क, पॉजिटिव वर्क, हीट पॉजिटिव, हीट नेगेटिव। क्लियर? सो दिस वन इज़ रिलेटेड टू हीट, और हीट को आप मेज़रमेंट करते हो, एक उसकी यूनिट है और वो मेज़रमेंट है हीट की, दैट इज़ कैलोरी। वो हीट की मेज़रमेंट टेम्परेचर से निकलती है, यानी हम इन दोनों को अलग अलग डेफिनेशन देते हैं बट दे आर नॉट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, दे आर कंबाइंड विद ईच अदर। ये इनको हम अलग अलग कर ही नहीं सकते टेम्परेचर और हीट को। तो कैसे हम कह सकते हैं किसी बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा है तो वो उसकी हीट ज़्यादा है, इंटरनल हीट ज़्यादा है, दैट इज़ वो बॉडी हॉट है। किसी बॉडी का टेम्परेचर कम है तो दैट मीन्स कि उसकी हीट कम है, उसके अंदर इंटरनल हीट कम है, दैट इज़ इट इज़ कोल्ड। तो हीट एंड टेम्परेचर आर इंटरलिंक्ड विद ईच अदर, दे कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय ईच अदर। तो आप यहाँ पर जब हम इन दोनों की कंबाइंड फॉर्म को कहते हैं तो वो एक नई ब्रांच फिज़िक्स की बनती है जिसको हम कहते हैं थर्मोमीट्री, दैट इज़ थर्मोमीट्री। सो थर्मोमीट्री मीन्स थर्मल, यानी हीट का मेज़रमेंट जहाँ पे होने लगे वहाँ पर टेम्परेचर बन जाता है, और हीट को हम टेम्परेचर से ही मेज़र करते हैं। यानी अगर हमने टेम्परेचर यानी केल्विन में निकाल लिया है कोई वैल्यू तो उसको हम हीट में यानी कैलोरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हमने कैलोरी में कोई वैल्यू हमें पता है तो उसको हम टेम्परेचर फॉर्म में ला सकते हैं। तो टेम्परेचर एंड हीट बोथ आर कनेक्टेड विद ईच अदर। इज़ इट क्लियर टू एवरीवन? यस? चलो, आप यहाँ पे रिस्पॉन्स नहीं दे सकते हो बट आप मैसेज करके रिस्पॉन्स कर सकते हो। सो यू कैन ड्रॉप एनी काइंड ऑफ कमेंट्स हियर। सो हीट एंड टेम्परेचर इज़ आई थिंक क्लियर टू यू, बट टेम्परेचर अभी ख़त्म नहीं हुआ। टेम्परेचर इज़ अ फंडामेंटल क्वांटिटी, अभी हीट भी आगे आएगी लेकिन पहले हम टेम्परेचर को पढ़ लेते हैं। तो टेम्परेचर
आपने अभी तक डिग्री सेल्सियस पढ़ा है और केल्विन, दो तरीके के टेम्परेचर आई थिंक सभी बच्चों को पता होंगे कि होते हैं। टेम्परेचर दो तरीके के जो होते हैं, उसमें एक आता है डिग्री सेल्सियस एंड केल्विन, डिग्री केल्विन। स्टैंडर्ड जो यूनिट है वो केल्विन है, ठीक है, ये आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, फिज़िक्स की फर्स्ट बुक फर्स्ट चैप्टर। और एक होता है फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट भी एक फॉर्म ऑफ टेम्परेचर है, ठीक है। सो देयर आर 3 काइंड ऑफ यूनिट ऑफ टेम्परेचर। हीट की यूनिट मैंने आपको बताई कैलोरी, और टेम्परेचर की 3 तरीके की यूनिट हो सकती है, डिग्री सेल्सियस, केल्विन एंड फ़ारेनहाइट। तो 3 यूनिट को आपको अपने माइंड में रखना है। सो डिग्री सेल्सियस आप पढ़ते हो कि डिग्री सेल्सियस स्टार्ट होता है 0 से, जो इसका फ्रीजिंग पॉइंट होता है 0 होता है। मैं जनरली इसकी बात करी वाटर की, बिकॉज ये एक हम स्टैंडर्ड मैटर मानते हैं वाटर। तो वाटर में 0 डिग्री सेल्सियस स्टैंडर्ड टेम्परेचर है, जो कि फ्रीजिंग पॉइंट होता है, और 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो होता है वो बॉइलिंग पॉइंट होता है, यानी बॉइलिंग टेम्परेचर है, ठीक है। तो 0 इज़ द मिनिमम लेवल और 100 इज़ द मैक्सिमम लेवल, यानी फ्रीजिंग पॉइंट। अब फ्रीजिंग पॉइंट से भी नीचे हम जाते जब कहते हैं बहुत ठंड हो गई, सो दैट इज़ -15 चला जाता है, -30 चला जाता है, बहुत सारा टेम्परेचर यहाँ नीचे भी हो रहा होता है। वो जनरली फ्रीजिंग पॉइंट के नीचे अगर हम जा रहे हैं तो दैट इज़ द डेड पॉइंट, आप ये से एक डेड कंडीशन मान सकते हो। इसके नीचे हम मैक्सिमम यहाँ 273 तक ले जाते हैं। ऐसा कोई नेचुरल बॉडी में ऐसे फ़िलहाल तो है नहीं, ठीक है, जो 273 माइनस डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक जाती हो। इसकी एग्जैक्ट वैल्यू है 0.15, जो कि किसी एक्सपेरिमेंट के थ्रू ही निकल करके आई है ऑब्वियसली। तो पहले एक्सपेरिमेंट होते हैं, फिर उसकी थ्योरी बनती है। तो यहाँ पर यही हुआ है कि -273.15 इतनी डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर माइनस तक हम मेज़रमेंट में लेते हैं, ठीक है। हालांकि फिज़िकली प्रैक्टिकली यहाँ पर अभी इतना टेम्परेचर किसी भी बॉडी का नहीं है, क्लियर। अब यहाँ पर हम केल्विन को देखें तो हमें -273 इसलिए लेना पड़ा है क्योंकि केल्विन विच इज़ द स्टैंडर्ड यूनिट, इसका मिनिमम टेम्परेचर होता है 0 केल्विन, एंड 0 केल्विन इज़ इक्विवेलेंट टू -273 डिग्री सेल्सियस, क्लियर। एंड दिस इज़ द 0 which is equivalent to 273.15 Kelvin. That means 0 डिग्री सेल्सियस is equal to 273.15 Kelvin. अब ये बता दो कि इन दोनों में से बड़ी यूनिट कौन सी है। 270 मीन्स केल्विन बड़ा है कि डिग्री सेल्सियस बड़ा है? सेल्सियस का 0, केल्विन का 273 है, ठीक है। अब इसके आगे अगर आप जाते हो तो ऑब्वियसली आप देख रहे हो कि यहाँ पे 273 का डिफरेंस है। 273 में 100 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 373.15 डिग्री। सो दैट इज़ द वैल्यू इक्विवेलेंट टू बॉइलिंग पॉइंट। यानी अब केल्विन में अगर मेजरमेंट करेंगे तो दिस इज़ द बॉइलिंग पॉइंट। रिमेंबर दिस इज़ बॉइलिंग पॉइंट एंड दिस इज़ फ्रीजिंग पॉइंट। FP फ्रीजिंग पॉइंट, BP बॉइलिंग पॉइंट। तो ये केल्विन और डिग्री सेल्सियस के हैं। इसके बाद अगर हम फ़ारेनहाइट में बात करते हैं तो फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री जो फ़ारेनहाइट होता है, दिस इज़ द फ्रीजिंग पॉइंट, एंड 212 डिग्री फ़ारेनहाइट दैट इज़ द बॉइलिंग पॉइंट। अब इसके डिफरेंस में अगर आप देख लो तो इन दोनों में 100 डिग्री का डिफरेंस है, और यहाँ पर अगर आप गैप देखोगे तो दिस विल कम एज 180 डिग्री डिफरेंस। ये डिफरेंस आ रहा है 180 डिग्री का, ठीक है। तो ऑब्वियसली कि फ़ारेनहाइट जो यूनिट है आप देखोगे तो फ़ारेनहाइट में यूनिट में सिमिलैरिटी नहीं है एज़ कम्पेयर टू डिग्री सेल्सियस एंड केल्विन। ये बैलेंसिंग नहीं करता, इसलिए फ़ारेनहाइट को अलग रखा जाता है, बट इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टर्म इन मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर फ़ारेनहाइट। तो ये आप लोग नोट कर लो, ये रिलेशन आपको टेम्परेचर का मेज़रमेंट का इम्पॉर्टेंट है और जो काम आएगा अभी आगे न्यूमेरिकल में। न्यूमेरिकल्स इसके इम्पॉर्टेंट होते हैं। अब हम रिलेशन निकालेंगे टेम्परेचर की डिफरेंट यूनिट्स में। तो रिलेशन निकालने के लिए आपके लिए सिंपल कॉन्सेप्ट है कि डिग्री सेल्सियस, किसी भी टेम्परेचर का डिग्री सेल्सियस, कोई किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे डिग्री सेल्सियस की वैल्यू, उसके बाद उसका मिनिमम टेम्परेचर जो कि 0 है, डिवाइडेड बाई उसका बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट का डिफरेंस। तो मैंने क्या किया है, फिर से देख लो आप लोग, किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर से मैंने पहले फ्रीजिंग पॉइंट माइनस किया है। फ्रीजिंग पॉइंट माइनस करने के बाद डिवाइड इट बाई बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट। तो डिग्री सेल्सियस में फ्रीजिंग पॉइंट है 0 एंड बॉइलिंग पॉइंट है 100।
एंड अब नेक्स्ट में क्या होगा कि अगर आप केल्विन में निकाल रहे हो तो केल्विन में कोई पर्टिकुलर टेम्परेचर पे वैल्यू -273 इसका क्या है आपका, दैट इज़ द फ्रीजिंग पॉइंट। उसके बाद आपका फ्रीज 73 -273 ये वैल्यू हो गई। एंड उसके बाद आपका फ़ारेनहाइट में आता है तो फ़ारेनहाइट में किसी टेम्परेचर की वैल्यू माइनस ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट इज़ 32, बॉइलिंग पॉइंट इज़ 212 एंड फ्रीजिंग पॉइंट इज़ 32। फिर से समझ लो यहाँ पर सेल्सियस वैल्यू जो भी है उसके बाद फ्रीजिंग पॉइंट माइनस किया है तो केल्विन में फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है 273 डिग्री सेल्सियस। पॉइंट यहाँ पे रखोगे, उसके बाद क्या होगा, आपने बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट किया है। फ़ारेनहाइट में भी फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट। सो इस मैनर में हम निकालते हैं रिलेशन। अब किसी भी दो वैल्यूज़ को मैथ्स की तरीके से किसी भी दो वैल्यूज़ को लोगे तो उससे आपका दोनों के बीच में रिलेशन आ जाएगा। सो C डिवाइडेड बाई 100 हो गया, दैट इज़ इक्वल टू K -273 divided by 100. Obviously 100 and 100 cancelled and you will get Celsius is equal to Kelvin -273 डिग्री। तो ये रिलेशन है। ऑब्वियसली आप यहाँ पे देख लो कि ये रिलेशन आ रहा है आपका सेल्सियस और केल्विन में। नेक्स्ट रिलेशन निकाल लेते हैं सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में। फ़ारेनहाइट इज़ प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ टेम्परेचर, तो इसको यूज़ करना होता है, इसीलिए आपका फ़ारेनहाइट रिलेशन इंपॉर्टेंट है और ज़्यादातर कॉम्पिटिशन में भी इस रिलेशन को यूज़ किया जाता है जो आपका सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में होता है। 212 - 32 आपका 180 डिग्री आ रहा है एंड देन यू कैन कैलकुलेट इट। सो C, अब इसको सॉल्व कर लो। सो C/5 इज़ इक्वल टू F -32 डिवाइडेड बाई 9। इम्पॉर्टेंट रिलेशन है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इवन आपको मैं ये बता दूं कि अभी मेरे लेटेस्ट इंटरव्यू में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि रिलेशन क्या है डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट में। तो यहाँ पर ये आप ध्यान रखिएगा कि ये रिलेशन अभी के लिए नहीं बल्कि आगे तक के लिए इम्पॉर्टेंट है। जब भी आपको थर्मोमीट्री की बात होगी तो आई थिंक ये रिलेशन कहीं ना कहीं आपका यूज़ होगा। एंड इस रिलेशन के बेसिस पर ही एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है जो पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द कॉमन टेम्परेचर बिटवीन सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट। ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये पूछा जा सकता है कि एट व्हाट डिग्री द सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल बिकम सेम। तो ये इम्पॉर्टेंट है कब ये दोनों इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। तो वो रिलेशन हम यहाँ निकालेंगे। दो ऑब्वियसली केल्विन और सेल्सियस भी इम्पॉर्टेंट हैं। सेल्सियस हम जनरली यूज़ करते हैं और केल्विन स्टैंडर्ड यूनिट है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट रिलेशन है। इन दोनों को आप लोग नोट डाउन कर लो। और अब मैं आपको उस क्वेश्चन का आंसर बताने जा रही हूँ जो अभी मैंने आपसे पूछा है। किस टेम्परेचर पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों सेम हो जाते हैं? तो लेट दैट टेम्परेचर इज़ इक्वल टू x, तो मैंने इसको x रख दिया। x डिवाइडेड बाई 5 इज़ इक्वल टू, f की जगह पे भी x रखेंगे, ये एक टेम्परेचर है, -32 डिवाइडेड बाई 9। नाउ यू कैन सॉल्व दिस इक्वेशन। 9x इज़ इक्वल टू 5x माइनस, okay, so this one value, now you will get 4x is equal to -160, so x is equal to -160 divided by 4, so you will get -40। तो -40 डिग्री पे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल सेम हो जाती है। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है, कभी ऑब्जेक्टिव है कभी सब्जेक्टिव फॉर्म में पूछा जाता है। तो इसको आप लोग निकालने का तरीका देख लो। -40 है, टेम्परेचर मेजरमेंट में माइनस और प्लस दोनों की वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आपका लास्ट आंसर प्लस में आ रहा है जबकि एक्चुअल आंसर माइनस में है तो आपके मार्क्स डिडक्शन हो जाएंगे, क्योंकि आपने सही फार्मूला यूज़ नहीं किया है या तो आपने कैलकुलेशन सही नहीं की है। सो जस्ट रिमेंबर, जस्ट पॉइंट आउट दिस थिंग एंड रिमेंबर दिस थिंग ड्यूरिंग सॉल्विंग न्यूमेरिकल, ओके। तो ये आपका टेम्परेचर रिलेशन है, डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का रिलेशन आ गया है। इस रिलेशन से साफ पता चल रहा है कि यहाँ पर जो केल्विन स्केल होती है वो बड़ी होती है। केल्विन इज इक्वल टू सेल्सियस प्लस 273 डिग्री, सो केल्विन स्केल इज़ बिगर देन सेल्सियस स्केल। सो दैट इज़ अ रिलेशन। अब यहाँ पर भी आप निकाल सकते हो। आपने देखा कि ये टेम्परेचर इस वैल्यू पर दोनों बराबर हो जा रहे हैं, जबकि आप फ़ारेनहाइट स्केल का डिफरेंस देखो तो 180 डिग्री का डिफरेंस है फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में, जबकि सेल्सियस में 100 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस है। क्लियर? तो वेरिएशन है टेम्परेचर स्केल में, बट स्टिल दे कैन कम एट द सेम टेम्परेचर एट वन पर्टिकुलर पॉइंट। सो दैट इज़ वाई दिस क्वेश्चन इज़ इम्पॉर्टेंट कि आपका -40 डिग्री सेल्सियस पे, -40 डिग्री पे आपकी सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल सेम है, ठीक है। अब ये जो हम मेज़रमेंट करते हैं
थर्मोमीट्री करते हैं उसके लिए जनरली हम ऐसा फ्लूइड लेते हैं जो कि स्टैंडर्ड फ्लूइड हो। और आपको पता है कि हम थर्मोमीटर जो यूज़ कर रहे होते हैं वो मर्करी थर्मोमीटर जनरली यूज़ करते हैं। मेटल हम ले सकते हैं लेकिन मेटल में एक्सपेंशन होता है, यानी कि हमें जब थर्मामीटर बनाना होगा है तो थर्मामीटर बनाने में हमें एक ऐसा लिक्विड, स्टैंडर्ड लिक्विड यूज़ करना चाहिए जिसमें एक्सपेंशन बिल्कुल ना हो। यहाँ पे एक्सपेंशन की इम्पॉर्टेंस आ जाती है। देखो, जब आपके सभी के घरों में एक थर्मामीटर, मर्करी थर्मामीटर होता ही होगा, ठीक है। एक डिजिटल थर्मामीटर आता है, इसके साथ में एक मर्करी थर्मामीटर होता है। मर्करी थर्मामीटर जो आप डिजिटल थर्मामीटर में तो आपने ऑब्वियसली अंदर वो एक हॉट पॉइंट होता है जिसके थ्रू डिजिट्स चेंज हो रही होती हैं। बट अगर आप मर्करी थर्मामीटर को देखो तो उसमें एक मर्करी लिक्विड होता है, सिल्वर लिक्विड, जो कि राइज अप या लो डाउन हो रहा होता है। तो ये जो राइज अप और लो डाउन है दैट इज़ अ एक्सपेंशन। तो हमारा जो नॉर्मल हम लेते हैं लिक्विड, मर्करी इज़ अ फ्लोइंग फॉर्म ऑफ मैटर, सो वी कंसिडर इट एज अ लिक्विड। मर्करी में हमेशा ये ध्यान रखना है कि हमें ऐसा लिक्विड लेना चाहिए थर्मामीटर में, जो साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया कि ऐसा लिक्विड होना चाहिए जो कि स्टैंडर्ड, जिसका एक्सपेंशन ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा होता हो या जिसका एक्सपेंशन बिल्कुल ना होता हो, ठीक है। तो इस बेसिस पर ही जब यानी एक्सपेंशन यानी कि हम डिग्री ऑफ हॉटनेस या कोल्डनेस फाइंड आउट कर रहे हैं। एक्सपेंड करेगा तो यानी हॉटनेस की तरफ इंक्रीज़ कर रहा है, अगर श्रिंक करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो दैट इज़ कोल्डनेस की तरफ बढ़ रहा है। सो दिस इज़ द बेसिक फंडा। अब इसमें एक्सपेंशन इंपॉर्टेंट हो गया, तो जो हम लिक्विड ले रहे होते हैं उसका एक्सपेंशन किस तरीके का हो रहा है, या अगर हम मेटल भी लेते हैं, सॉलिड भी ले रहे होते हैं, तो इवन सॉलिड में भी एक्सपेंशन हो रहा होता है। हम डिस्कवर करना चाहते हैं एक ऐसा मटेरियल जो कि स्टैंडर्ड हो, जिसका एक्सपेंशन बहुत ज़्यादा ना होता हो, बहुत कम ना होता, क्योंकि हर एक मैटर में एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन होता है, इवन मेटल्स में भी होता है, ठीक है। तो इसीलिए हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ अ थर्मल एक्सपेंशन, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो एक्सपेंशन, जो थर्मल एक्सपेंशन होता है दैट इज़ ऑफ थ्री काइंड। वन इज़ लीनियर एक्सपेंशन, सेकेंड इज़ superficial यानी aerial expansion, and third is volumetric expansion. We will find out the value and relation between the coefficient of these three expansions, so that we will do in my next class. So thank you for today, and keep revising, keep practicing.